हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नाम है कांटे की टक्कर और मैं हूं आपके साथ यश खुराना। तो लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। यही वजह है कि चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी लगातार तेज होती जा रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से टक्कर लेने के लिए इस बार विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में है। ऐसे में आज हम बात करेंगे पंजाब की हॉट लोकसभा सीट फरीदकोट की। कल हमने बात की थी पटियाला लोकसभा सीट की। आज हम बात करने वाले हैं फरीदकोट लोकसभा सीट की, क्योंकि इस सीट पर भी ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद रहे हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पंजाबी सिंगर और एक्टर करमजीत अनमोल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बड़ा सवाल यहां पर इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर यह कि जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा। क्या हंसराज हंस जीतेंगे या फिर जीत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की होगी। तो फरीदकोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हंसराज हंस का राजनीतिक सफर अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं, ताकि और बेहतर तरीके से इस सीट का आप न केवल इतिहास समझ पाएं, जबकि जो सियासी प्रयोग किया हुआ है ये भी। 2009 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट से जालंधर से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2014 में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। तो हंसराज हंस का राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये कि 2016 में कांग्रेस का साथ छोड़कर हंसराज हंस बीजेपी में शामिल हो गए और तब से स्थितियां अनुकूल होने लगी। और अनुकूल होने से मतलब यह है कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने हंसराज हंस को टिकट दिया उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से। और बड़ी बात यह रही कि उन्होंने जीत भी हासिल की। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उस हवा में वो चुनाव जीते थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बात आज के सिनेरियो की करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 में फरीदकोट से बीजेपी ने हंसराज हंस पर टिकट दिया है, यानी कि उनकी सीट बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने सियासी प्रयोग किया है। लेकिन अब क्या हंसराज हंस के चेहरे पर बीजेपी को वोट मिलेंगे? क्या हंसराज हंस फरीदकोट सीट जीतने जा रहे हैं या फिर स्थितियां बदलेंगी? तो ये देखने वाली बात होगी। तो एक एक कर हम उम्मीदवार के राजनीतिक सफर की बात भी कर रहे हैं, ताकि आप न केवल इस फरीदकोट लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास समझ पाएं, जबकि जो पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनका राजनीतिक सफर भी आप अच्छे से समझ पाएं। और इसके साथ ही बात हम करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करमजीत अनमोल की, उनके राजनीतिक सफर की। तो ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं, ताकि आप स्थिति को समझ पाएं, जान पाएं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये, करमजीत अनमोल पंजाबी अभिनेता हैं और गायक हैं, यानी कि यहां पर इस सीट पर सुरों की जंग होने वाली है। लेकिन इस सुरों की जंग में मास्टर कौन होगा, पहले नंबर पर कौन रहेगा, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, लड़ाई इसी बात की। तो करमजीत अनमोल का राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं इस सीट पर। तो करमजीत अनमोल सीएम भगवंत सिंह मान के करीबी बताए जाते हैं। तो दूसरा बड़ा पॉइंट ये करमजीत अनमोल के बारे में। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये कि करमजीत अनमोल पंजाबी फिल्मों में एक बड़े स्टार हैं, एक अच्छी छवि है, लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, न केवल कॉमेडी के जरिए बल्कि अपने अभिनय के जरिए भी। तो लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी ने फरीदकोट से टिकट दिया। और अब एक नजर उन ग्राफिक्स पर कि फरीदकोट लोकसभा सीट से इतिहास क्या रहा है, यानी कि सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है। तो एक और ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरीदकोट लोकसभा सीट 1977 के दौरान अस्तित्व में आई थी और उसके बाद से यहां पर चुनाव होना शुरू हुए। तो फरीदकोट लोकसभा सीट पर 12 बार आम चुनाव हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं और यहां पर
12 बार में से आपको ये भी बताते हैं कि कौन कितनी बार किस पार्टी से उम्मीदवार रहा और कौन कितनी बार जीता। तो एक और बड़ा पॉइंट आपकी टीवी स्क्रीन पर, 7 बार शिरोमणि अकाली दल और उससे टूटकर अलग हुए राजनीतिक दल की जीत इस सीट पर हुई। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये कि फरीदकोट लोकसभा सीट पर 4 बार कांग्रेस की जीत भी हुई। वर्तमान की बात करें तो 2019 में कांग्रेस ने यहां पर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2014 की बात करें तो इस सीट से आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये, 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद सादिक सांसद चुने गए और जैसा कि हमने आपको बताया 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद सादिक चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। तो इसी सीट को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जीत का सेहरा क्या बीजेपी उम्मीदवार के सिर पर सजेगा या फिर आम आदमी पार्टी के। कांटे की टक्कर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ऊपर है, लेकिन कांग्रेस किस नंबर पर है यह भी आपको बताएंगे, चर्चा हम करेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में। और जैसा कि दर्शक भी जानते हैं कि हम हर रोज एक एक लोकसभा सीट को लेकर न केवल आपको चुनावी इतिहास बताते हैं, किस पार्टी ने किस तरह का सियासी प्रयोग उस सीट पर करने की कोशिश की है, उसका कितना लाभ उसे मिल सकता है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। और आज हमारी सीट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सीट का नाम है फरीदकोट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है और नाम बहुत चौंकाने वाला है। नाम है हंसराज हंस। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया, लेकिन दिल्ली की लोकसभा सीट से इस बार सीट उनकी बदलकर फरीदकोट कर दी गई। तो क्या वो जीतेंगे, क्या वो दूसरे नंबर पर रहेंगे या तीसरे नंबर पर, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा सियासी प्रयोग किया है। तो आप कुल मिलाकर बड़े कैनवास में कह सकते हैं कि यहां पर इस सीट को लेकर सुरों की जंग है, लेकिन सुरों की जंग में मास्टर कौन है, चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ हम करा देते हैं, परिचय हम आपका करा देते हैं हमारे मेहमानों से। गगनदीप राजपूत जी, आम आदमी पार्टी से आपका बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी से कुलदीप सिंह धालीवाल जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस से एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहां पर दर्शकों के लिए ये चीज बता दें कि हम इस कार्यक्रम में, क्योंकि नाम है कांटे की टक्कर, तो एक एक लोकसभा सीट को लेकर हम चर्चा करते हैं हर रोज। आज हमारा कार्यक्रम फरीदकोट लोकसभा सीट को लेकर है। गगनदीप जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है, तो कितना विश्वास आम आदमी पार्टी को इस सीट को लेकर है। और एक बड़े कैनवास में देखें तो सुरों की जंग है इस सीट पर। हंसराज हंस भी सिंगर हैं, सूफी गायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ करमजीत अनमोल पंजाबी गायक भी हैं और एक्टर भी हैं। तो सुरों की जंग में मास्टर कौन होने वाला है? ब्रदर, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये इस बार सुरों की जंग नहीं है, इस बार लोकतंत्र को बचाने की जंग है। लोकतंत्र जो बीजेपी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, मिसयूज करके ईडी का, आईटी का, सीबीआई का, सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, इलेक्शन कमीशन का इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। और जिस तरीके से ये ऑपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये चुनाव जो होने वाला है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये सेव डेमोक्रेसी का चुनाव है। और मुझे लग रहा है आपको अपने कार्यक्रम में सेव डेमोक्रेसी शब्द भी जरूर ऐड कर लेना चाहिए, जिस तरीके से आप हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शंस का एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी अगर हम इस फरीदकोट की बात करें तो फरीदकोट में हंसराज जी जो आए हैं वो दिल्ली से भाग के आए हैं। पहले वो अकाली दल से भागे कांग्रेस में, फिर कांग्रेस से वो बीजेपी में भागे, फिर वो अपनी सीट से भी भागते रहते हैं। जलंधर से देखिए, जलंधर से भागे, फिर वो दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली से आके फिर वो फरीदकोट आ गए। अगर आप उनका टोटल अगर उनका एनालिसिस देखें तो पार्लियामेंट में आज तक उन्होंने एक भी सवाल ढंग का कोई पूछा नहीं है, कोई मुद्दा भी आज तक उन्होंने कोई उठाया नहीं है। हाँ, गाते जरूर वो बहुत अच्छा है, उससे मतलब मैं मना नहीं कर पाऊंगा, बट जनता की आवाज वो आज तक भी नहीं बन पाए।
और अगर हम बात करें, इस बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूं कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का जी। इन्होंने मिसयूज करा, इन्होंने वो बेसिकली दैट इज अ फिरौती टाइप ऑफ अ थिंग कि आप रेट डालते हैं, ईडी की रेट डालते हैं, फिर आप लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, कंपनीज के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो कंपनीज आपको चंदा दे। तो ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये ठीक है गगनदीप जी, लेकिन ये आप बड़े बड़े कैनवास में कह सकते हैं, बड़े कैनवास में कह सकते हैं, लेकिन फरीदकोट लोकसभा सीट में हंसराज हंस को बीजेपी ने क्यों टिकट दिया? क्या बीजेपी की मजबूरी है, क्या मानते हैं? हाँ, एक्चुअली इनको पता है अगर दिल्ली से देते, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार जनता है, दिल्ली की जनता ने उनको एक बार मौका दिया था, पर उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात करा, बहुत बड़ा विश्वासघात करा। हंसराज एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जिन्होंने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया, एक भी मुद्दा, अगर धालीबाजी मुझे गिना दें एक सिंगल मुद्दा भी जो उन्होंने उठाया हो, किसी की आवाज बने हो। हाँ, खुद की आवाज जरूर वो बने हैं, उन्होंने अपना खुद का बहुत फायदा उठा लिया है, गनमैन मिल गए, सारा पैराफर्नीलिया मिल गया, सब चीजें मिल गई, बट जनता की आवाज नहीं उठाई। और सबसे अहम बात, पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब का एक मुद्दा भी नहीं उठाया। किसानों का जो भी आंदोलन हुआ उसके लिए नहीं बोला, 700 किसान बीजेपी ने मार दिए, उसके ऊपर हंसराज जी की जुबान में से एक शब्द तक नहीं निकला। और उसके बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके एक चीज नहीं उनकी जुबान में से निकली। ठीक है गगनदीप जी, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं कुलदीप जी के पास जाता हूं, जवाब मैं ले लेता हूं। कुलदीप जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है जो हंसराज हंस को टिकट दिया है। अगर इतना ही था तो उत्तर पश्चिमी सीट से उनको बरकरार रखते, क्या एंटी इनकम्बेंसी थी? क्या कारण रहे कि उनको सीट बदलनी पड़ी, या फिर सीट बदल के भारतीय जनता पार्टी को फरीदकोट से उनको उतारना पड़ा? क्या मजबूरी है कोई? देखिए जी, जो फरीदकोट है बाबा फरीद जी की धरती है। सूफी संत बाबा फरीद जी जिनकी वाणी गुरबाणी में भी दर्ज है, और हंसराज जी खुद मठाधीश हैं बाबा लाल बादशाह जी के नकोदर से। और एक फकीर की धरती से, एक सूफी फकीर की धरती से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और उसका सिर्फ हल्का चेंज कर दिया। वो भागे तो जो है ना, अभी मैं बोलूंगा तो कांग्रेस प्रवक्ता ने बोलना भागा कैसे होता है आदमी, जैसे राहुल गांधी जी भागे थे अमेठी से वायनाड। तो वो एक फकीर को फकीर की धरती से सेवा करने का मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो कुछ भी बोलते हैं। जिन्होंने शराब माफिया चलाया, जिन्होंने शराब घोटाला किया, वहां पे जो है इन्होंने शरेआम फरौतियां दी, और आज वो कोर्ट का सामना कर रहे हैं। आज वो कोर्ट ने पकड़कर उनको जेल में डाला हुआ है, और वो आकर के हमें सीख दे रहे हैं। तो मैं इनकी बात तो नहीं करूंगा, ये अपना जो भी इन्होंने बोला है जनता इनको जवाब देगी जी। लेकिन जो फरीदकोट है, फरीदकोट में बाबा फरीद मेडिकल कॉलेज और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसका बहुत बुरा हाल है, उसको देखना है। और ऐसा कैंडिडेट फरीदकोट को चाहिए जो केंद्र से फंड लेकर के आके उसको ठीक से सुधार कर सके। और जो हंसराज जी हैं वो तो विजयी रथ के प्रहरी हैं, वो तो भाजपा के प्रहरी हैं, क्योंकि भाजपा जीतने जा रही, सभी को पता है हमारा चार्ज। क्योंकि अब तो विपक्ष जो है वो हमें हराने के लिए नहीं लड़ रहा जी, विपक्ष सिर्फ हमारी सीटें कम करने के, विपक्ष मान चुका है कि भाजपा आज जीत रही है। तो विजयी रथ का प्रहरी है हंसराज। लेकिन कुलदीप जी गगनदीप जी ये पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि हंसराज हंस जी ने अपने क्षेत्र के कितने मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए? क्या विकास की बयार उत्तर पश्चिमी सीट पर वही उनके रहते, या फिर सब कुछ ऐसे ही रहा, चलता रहा राम भरोसे? नहीं, देखिए, जो जिस क्षेत्र से वो जीत करके आए थे उस क्षेत्र में अब उन्होंने कितना काम किया कितना नहीं काम किया, वो हमारे कैंडिडेट को वोट डालेंगे वहां के लोग, पता चल जाएगा। वो मुझे इनको बताने की जरूरत या गिनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट वहां पे दोबारा से मनोनीत हो चुके हैं। तो वहां पे ये भी मैदान में है। अगर इनकी बातें सच हैं तो लोग इनको चुन लेंगे। इनको पता दिल्ली से हार रहे हैं, ये बुरे तरीके से हार रहे हैं, तो इनकी बातों पे तो कोई विश्वास ही नहीं करता। अभी देखिए कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे इन्होंने बोला कि ये तो जी एक चल रहा था, ऐसे माफिया चल रहा था। भाई साहब 338 करोड़ आपने भी लिए हैं, आप भी नंगे हैं इस हमाम में, आप कैसे बोल सकते हो?
तो ये जो चीजें, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उससे चंदा लिया, उससे जिस आदमी ने चंदा दिया उसने अगर गलत किया तो जेल में है, ठीक है, वो बचा नहीं हुआ। ठीक है कुलदीप जी, ठीक है, मेरा एक सवाल है गुमराह करने वाली जनता को। ठीक है, ठीक है, आप अर्शप्रीत जी के पास चलते हैं, अर्शप्रीत जी के पास चलते हैं। मेरा एक सवाल है, ठीक है अर्शप्रीत जी, आप सवाल पूछिए, लेकिन एक पहले मेरा पॉइंट, फिर उसके बाद कमेंट, फिर आप सवाल पूछिएगा। सवाल ये, मोहम्मद सादिक को 2019 में आपने टिकट दिया था, जीत उन्होंने हासिल की, क्या कांग्रेस ताल ठोक के कह रही है लोगों के बीच जाकर कि फरीदकोट में मोहम्मद सादिक ने काम किया है, विकास की बयार वहां पर बह रही है, और क्या दोबारा से कांग्रेस इस सीट को अपने कब्जे में रख पाएगी? धन्यवाद साहब सवाल के लिए। देखिए 100% कांग्रेस पार्टी सिर्फ फरीदकोट ही नहीं 13 की 13 सीटें पंजाब में स्वीप करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी से शुरू करते हैं, फिर आम आदमी पार्टी पे आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के आपको एमपी याद होंगे सनी देओल जी, ना तो 5 साल के लिए सनी देओल जी दिखाई दिए पंजाब में, ना उनका नलका दिखाई दिया पंजाब में, अब ना भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी अगले 5 साल के लिए पंजाब में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का बजट भी खाली था, इनका 10 साल का टेन्योर भी खाली है, अब सीटें वाला झोला भी इनका खाली होने जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ना मैं 1-2 चीजें याद करवा दूं कि हंसराज हंस जी की अटेंडेंस पार्लियामेंट में थी 39%, और अगर एक बच्चे की अटेंडेंस 39% हो तो बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि उसे पेपर में नहीं बैठने दिया जाता। और ये भाई साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी के हालात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरिट क्या होता है देखिए, 39% अटेंडेंस वाले को ये टिकट दे रहे हैं और उन्हें फिर से लड़वाना चाहते हैं। तो यहां से क्या पता लगता है कि कहनी में फर्क और कथनी में फर्क। कहते हैं कि मेरिट होना चाहिए, बच्चों को ये होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लेकिन उसको फॉलो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। तो यहां से इनके दोहरे मापदंड का आप हिसाब लगा सकते हैं। चौथी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ श्रोमणी अकाली दल तक ने अलायंस नहीं किया। उसका कारण है उन्होंने देखा कि डबल इंजन वाली ट्रेन के डब्बे टूटते जा रहे हैं। उन्होंने देखा जेजेपी टूट गया, एआईएडीएमके टूट गया, समता पार्टी टूट गई, एसपी टूट गया, और दूसरा डबल इंजन वाली ट्रेन ना ये क्रैश होने वाली है बहुत जल्दी। और इसके उलटने से पहले, इसके ना पलटने से पहले आप देखेंगे जो सवारियां एक मिनट जो सवारियां है ना वो छलांग लगा के उस पार जाएंगी। ये हमारी बात कर रहे थे, मैं बता दूं कि मणिपुर में 4 लीडर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। मैं बता दूं कर्नाटका में 3 लीडर छोड़ के बीजेपी कांग्रेस में शामिल हुए, राजस्थान में 2 टर्म एमपी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, हरियाणा में हुए, और जिनको टिकट दे रखी है साहब वो भी बीजेपी को छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि पता है कि डूबता जहाज है, आ जाए आम आदमी पार्टी को। अब मान साहब गुरदासपुर गए थे और कहते मैं नहीं आपके साथ बोलता, रैली संबोधन करते हुए कैंपेन के द्वारा वो ये चीज मैसेज दे रहे थे लोगों को कि आप देख तो लिया कीजिए किसको आप वोट डाल के भेज रहे हैं। वो एक्टर आदमी है, वो टाइम नहीं दे पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट कोई नहीं, और फिर उसके बाद खुद ही एक्टर को टिकट दे देते हैं। तो यहां से आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। दूसरी चीज कमाल की बात देखिए, मान साहब कहते कि मैनिफेस्टो एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और अगर आप नहीं डिलीवर कर पाते तो पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी जी। मैं भारतीय आम आदमी पार्टी को कहूंगा अच्छी बात है, अब आपने एक वादा किया था कि 24 घंटे में बेअदबी मामले में इंसाफ कर देंगे, 4 महीनों में नशा खत्म कर देंगे। अब वो तो हुआ नहीं, अपनी पार्टी की मान्यता रद्द करवा दीजिए और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इस चीज को माने कि हमने कहा था हम करेंगे। और दूसरी जरूरी चीज, फरीदकोट कोर्ट में केस भी चल रहा है, गोली कांड केस जो बेअदबी मामले के साथ रिलेटेड है, बेअदबी मामले का केस और सारा। तो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं कुंवर विजय प्रताप जी, जो फॉर्मर आईपीएस हैं, जो सिट का हिस्सा थे, उन्होंने तो खुद अपनी सरकार को बहुत बार ठीक है, लेकिन अर्शप्रीत जी क्या आपको लगता है फरीदकोट की जनता कांग्रेस से सवाल नहीं पूछेगी कि आप दोहरे मापदंड की बात आम आदमी पार्टी को लेके, बीजेपी को लेके कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड नहीं है कि भाई पंजाब छोड़ के दूसरे राज्यों में तो आप ये कहते हैं कि हम साथ साथ हैं और यहां पर आकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं।
तो ये दोहरा मापदंड नहीं है, ये किस श्रेणी में मैं आता है? बताता हूँ। मैं सवाल पूछ मैं उसका मैं भी जवाब सवाल देता हूँ। पूछना चाहता हूँ। मेरा जवाब ले लीजिए। पहली बात तो आपने पूछा कि पंजाब में गठजोड़ क्यों नहीं है, नेशनल लेवल वो पे क्यों? कांग्रेस एमपी का एक सेकंड सदीक ब्रदर, साहब एक का सेकंड, मोटा उतर गया था। सांस लीजिए, आप सांस लीजिए। मोटा मोटा एक एक आपका ना करके, उतर फार्मर जाए। एजुकेशन। कुलदीप जी एक एक करके, आपका ना उतर जाए। एक एक करके बात रखेंगे तो जनता भी बेहतर तरीके से इस वीडियो एनालिसिस बड़ी को वायरल समझ होती है। पाएगी। ये आदत अटेंडेंस के आदत से मामले एक में एक करके। अटेंडेंस के मामले में मोहम्मद कुलदीप जी, सदीक साहब कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप जी, मैं आपके पास कुलदीप आऊंगा जी, आपने आऊंगा बोलना है मेरे बात। आऊंगा अगर एक मेरे एक बात करके। बोलना चाहते हो, अर्शप्रीत जी अपनी बात रखिए। अर्शप्रीत जी अपनी बात रखिए। मैं रख रहा हूँ साहब, सुन लीजिए। कुलदीप जी ने भी मेरे बात बोलना है, उम्मीद करूंगा मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, वरना मजबूरन मुझे करना पड़ेगा। नंबर 1, मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपने कहा कि आप इनके खिलाफ अलायंस पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नफरत की दुकान को पक्के तौर पे शटर पंजाबियों ने लगा रखा है। यहाँ पे ना देश को, ना देश के संविधान को, ना देश के लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि बंद है नफरत की दुकान। 25-30 साल इसका शटर खुलेगा नहीं। फिर आप आ जाइए हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना पे, वहां पे भी बंद हो गया। अब देश में बंद करना बाकी था। इस वजह से नेशनल अलायंस जो हमारा है, इंडिया अलायंस, इंडिया गठजोड़ वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दो अलायंस के बीच की लड़ाई है, जंग है। और एक अलायंस देश को, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने की जंग लड़ रहा है। दूसरा अलायंस, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, देश को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को खत्म करने की जंग लड़ रहा है। और मैं एक ही चीज कहूंगा आपको साहब, कि सच की, ईमानदारी की और अच्छाई की जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा हैं, जो कौन सा सच है खड़ेयाल साहब, कर रहे हैं, कौन सी अरे साहब मैं बताऊं कौन सा सच है? ठीक है अर्शदीप जी, ठीक है, अच्छा खासा समय मैंने आपको दिया है अर्शदीप जी, ठीक है, और भी मेहमान हैं, उनके पास भी चलते हैं, ठीक है। अर्शप्रीत जी देखिए एक एक करके, हाथ में छुरी है, आपके डिप्टी एलएपी ले गए, एक एक करके, आपके एक एक एमएलए ले करके, गए, ठीक है। कुलदीप जी, काउंसलर ले कुलदीप जी अपनी बात और आप रखिए। बोल रहे हो कुलदीप जी अपनी बात रखिए। कांग्रेस लड़ लो ना, क्या गठजोड़ है, क्या गठजोड़ है? आपके कैंडिडेट फॉर्मर कांग्रेस, आपके प्रवक्ता फॉर्मर कांग्रेस, आपके प्रधान फॉर्मर कांग्रेस, आपके ऑफिस बेरर फॉर्मर कांग्रेस, नाम ही रख लो फॉर्मर कांग्रेस। आप भी कुलदीप जी नाम ही रख लो फॉर्मर कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक ही चीज कहूंगा कि जितनी नफरत आपने फैलानी थी, आप फैला चुके हैं। जितनी नफरत आप फैला सकते थे, आपने कोई हमारे घर में आता है, अब जवाब बंद कर दे खड़ेयाल साहब, आपके मन की बात कर, दरवाजा बंद कर दें। अब देश की मन आपसे दुखी होकर के कोई निकलता है, दरवाजा बंद कर दें। आपके छोड़ गए इतने सारे 10-12 मैंने गिनाए, आपको भूल गया? आपकी नकली मोहब्बत की ब्रिजेंद्र सिंह दुकान, कौन है? नफरत की दुकान है। ब्रिजेंद्र सिंह कौन है? 84 राइट भूल गए आप? कौन है? सिख नस्ल कुशी भूल गए आप? 700 दरबार साहब भूल गए आप? आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हो, की शहादत भूल गए। आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हो। लखनपुर में क्या होता है? आप जैसे नफरती लोग जो सिखों को नफरत करते हैं, आप वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। अडवाणी साहब को सुना है कभी क्या बोला उन्होंने कि 84 के लिए अरे मजबूर किया था? थोड़ी तो कहते थे बड़ा पेड़ हिलता है, धरती हिलती है जब बड़ा पेड़ गिरता है। वो मोहब्बत की दुकान थी, वो बड़ा पेड़ मोहब्बत की दुकान थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी और अर्शप्रीत जी, आप दोनों से आग्रह है, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता गगनदीप जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। गगनदीप जी, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए क्या लोकतंत्र बचाओ लड़ाई है, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए पर्सनली पार्टी बचाओ? ब्रदर, ये मैंने पहले भी कहा, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और जो बीजेपी के खुद के लीडर्स हैं, अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी के उनके ट्वीट्स पढ़े, उनके कमेंट्स देखें, वो क्या कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो ये देश को बिल्कुल खत्म करके रख देगा। और इसी तरह का जो विचार है आरएसएस के बहुत सारे लीडर्स भी रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने देश का सत्यानाश कर देना है। सुब्रमण्यम स्वामी जी बार बार बोलते हैं, और इनकी पार्टी के गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला था जब ये अटैक हुआ, आर्मी के ऊपर अटैक हुआ, आतंकवादियों ने अटैक करा, कि इनके लिए एक प्लेन अरेंज करा जाए, तो मोदी जी ने वो अरेंज नहीं करा। जब उन्होंने ये बात पब्लिक करी, फिर उनके पीछे भी ईडी लगा दी गई, सीबीआई लगा दिया गया। फिर ये जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत अच्छे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी कहते रहे स्टेजेस के ऊपर कि ये जो मोदी जी हैं
ये राजधर्म नहीं निभा रहे हैं जब गुजरात के राइट्स हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये इनका जो कोर है, ये गुजरात के जो लीडर्स का कोर है, ये देश में फंडामेंटलिज्म पैदा करना चाहते हैं, देश में पड़ाव पैदा करना चाहते हैं। बाकी आप देख लीजिए पंजाब के साथ इन्होंने इतनी ज्यादा गद्दारी कर रही है, एक ऐसी नेता को इन्होंने टिकट दे दिया कंगना रनौत को, जो कहती रही हैं कि किसान आंदोलन में जो भी पंजाब से महिलाएं गई हैं ये पेड महिलाएं हैं। ठीक है, ठीक है गगन जी, वो तो जनता तय कर लेगी ना, वो तो जनता तय कर लेगी, वो जनता तय कर लेगी, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई भी तो बड़ी होती है ना भाई, राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई भी तो बड़ी होती है ना, वो जनता तय कर लेगी कि किसके बयान सही है किसके गलत है। महिलाओं के बारे में क्या बोला, रणदीप सुरजेवाला ने क्या बोला, आपका एक बयान नहीं आया और आपको शर्म नहीं आती। ठीक है, ठीक है, आपके राज्य में, ठीक है, ठीक है सर, आप तीनों से आग्रह, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में लोकसभा सीट है फरीदकोट, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका परिचय हम करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ आम आदमी पार्टी से गगनदीप राजपूत जी, बीजेपी से कुलदीप सिंह धालीवाल और कांग्रेस से एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल जी जुड़े हुए हैं। गगनदीप जी, क्योंकि लोकतंत्र बचाओ को लेकर आप एक नैरेटिव इस 2024 के लोकसभा चुनाव में क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये बात जनता तक पहुंचेगी? क्योंकि आपने इससे पहले जो बात रखी कि भाई भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है, तानाशाही कर रही है, जो करना है वो कर रही है, तो अगर ऐसा होता तो 2019 में फिर कांग्रेस जीतती या फिर कोई और पार्टी जीतती। 2019 में भी तो इसी देश ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और पहले से ज्यादा दिया था। ब्रदर, हिटलर को भी हिटलर बनने में कुछ समय लगा, बीजेपी को भी डिक्टेटर बनने में कुछ समय लगा और ये बिल्कुल अब डिक्टेटर बन चुके हैं और हिंदुस्तान की जनता के मन में, दिमाग में, जहन में इनका भय पड़ चुका है, इनका डर इन्होंने डाल दिया है। हर आदमी डर रहा है क्योंकि इन्होंने मिसयूज करना शुरू कर दिया है। अगर आप 2010 में देखें, ईडी ने 1100 केसेस रजिस्टर करे थे 2010 में, आज 2024 आ गया है। 23-24 के अगर आप आंकड़े देखें तो ईडी प्रति साल 8000 के आसपास जो है वो केसेस रजिस्टर कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर जो कहते हैं कि जब कोई डिक्टेटरशिप आती है, कोई हिटलर बनने की कोशिश करता है, तो वो सारी राज्यों की लॉ एंड ऑर्डर की ताकतों को खत्म कर देता है और खुद पुलिस वाला बनने की कोशिश करता है। सेंटर के पास पुलिस की ताकत नहीं है, बट अभी इन्होंने ईडी को रियल पुलिस बना दिया, बड़ी पुलिस बना दिया है, सीबीआई को बड़ी पुलिस बना दिया है। आप देखेंगे ईडी में आज की डेट में 1700 कर्मचारी काम कर रहे हैं, बट आने वाले सालों में आप देखेंगे ईडी के 20,000 कर्मचारी होंगे। और नरेंद्र मोदी जी तो स्टेजी से डरा ही रहे हैं, वो तो कहते हैं ये एपेटाइजर है ये वाला जो पेश किया जा रहा है, अभी रियल बफे तो अभी हम लगाएंगे। हर एक कैंडिडेट को ईडी के सम्मान आएंगे, सीबीआई के सम्मान आएंगे और हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिकल नेताओं को जेल में डालेंगे और ये डायरेक्ट धमकियां दी जा रही हैं स्टेज से। लेकिन गगनदीप जी, आपके इस पॉइंट को इस आप पार्टी के नैरेटिव को क्या जनता समझ पाएगी? जनता से ये नैरेटिव पैदा हुआ है, ये जनता ऑलरेडी नैरेटिव पैदा कर चुकी है। गली मोहल्लों में, चौराहों में बात होने लग गई है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लग चुकी है देश में। हर आदमी डरा हुआ है क्योंकि उनको मोदी जी तो खुद डरा रहे हैं स्टेज से कि ये एक एपेटाइजर है कि हम तो करेंगे और हम वसूली भी करेंगे पैसे की, वो तो खुद खुल के बोल रहे हैं स्टेजेस से। ये तो डिक्टेटरशिप का पूरा मैनिफेस्टेशन है, पूरा एग्जाम्पल है, हाईलाइट कर रहे हैं वो खुद अपने आप को कि हम डिक्टेटर बन चुके हैं। यहाँ पे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वो तो कह रहे हैं कि 400 के पार आएगा, हमने आर्टिकल 25, 26, 27, 28 उड़ा देना है, सेकुलर हिंदुस्तान खत्म कर देना है, हमने सोशलिस्ट हिंदुस्तान खत्म कर देना है, हमने जुडिशरी की ताकत को खत्म कर देना है, हमने ठीक है अर्शप्रीत जी, बहुत झूठ बोल रहे हैं अर्शप्रीत जी, कुलदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, अर्शप्रीत जी के पास चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अर्शप्रीत जी भाई,
मोदी जी तो आज सहारनपुर से ये कह रहे थे कि भाई इंडी अलायंस के पास तो इतना भी दम नहीं है, इतना भी विश्वास नहीं है कि वो अपनी सीटें ही बता दें कि कितनी सीटें वो लेकर आ रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी तो विश्वास के साथ कह रही है कि भाई 4 जून को 400 पार। इंडिया अलायंस का क्या है? देखिए, पहली बात तो इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस। और दूसरी बात यह है, अगर आपने ये शब्द का प्रयोग करना है या किसी पार्टी ने करना है इंडिया तो कैसे हो गया? एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, साल हो। एनडी अलायंस जो भारतीय जनता पार्टी का है, एनडी बीजे पार्टी जो है, उनको मैं एक चीज हर्षप्रीत जी, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात की उसको कोट इन कोट कर रहा हूं। अरे जो उन्होंने कहा एज इट इज, शब्दशः मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। आपका क्या जवाब है इस पर? बिल्कुल आपने कोट किया, लेकिन मैं उस चीज को करेक्ट करना चाहता हूं, मोदी साहब को भी करेक्ट करना चाहता हूं कि इसे इंडिया गठजोड़ कहिए आप। दूसरी बात, मैं जवाब देता हूं। एक सेकंड सांस लीजिए, वरना मुझे आपको यही चीज आपके साथ करनी पड़ेगी, इंटरप्ट करना पड़ेगा, तो सांस ले लीजिए। दूसरी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है पूर्ण तरीके से। 15 लाख का था, 15 रुपए नहीं दिए। 2 करोड़ जॉब्स की थी, जॉब्स छीन ली 1 साल की। डबल करेंगे फार्मर्स इनकम 2022 तक कहा था, सुसाइड रेट भी बढ़ गए, एमएसपी भी नहीं दिया। 6 वादे करके किसानों को घर भेजा था, वो भी नहीं डिलीवर किया। और मोदी साहब मुख्यमंत्री जब थे, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले तो खुद कहा था कि एमएसपी एज लीगल गारंटी दिया जाना चाहिए। सीटें कितनी आ रही खड़े साहब? मैं बता रहा हूँ सीटें कितनी आएंगी। सरकार, सुनो 300 पार होंगे, सरकार बनाएंगे। और एक और चीज सुन लो, जो 400 करते हो ना, 0 एक्स्ट्रा लगा बैठे हो, 40 पे सिमट जाओगे। और उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि 40 भारतीय जनता पार्टी के सुनो। दूसरी बात सुनो, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में अन्याय किया ना, उसकी वजह से न्याय पत्र लेके आना पड़ा। 5 न्याय की बात करनी पड़ी, 25 गारंटीज की बात करनी पड़ी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया हमारे किसान के साथ, हमारे देश के अन्नदाता के साथ, युवा के साथ, नारी के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के साथ, गरीब के साथ। और पहली बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कौन है? बृजभूषण, संदीप सेनगर, चिन्मयानंद, संदीप सिंह, ऐसे लीडर्स हैं। दूसरा, मोदी का परिवार कहते हैं बीजेपी का परिवार। कभी पंजाब को परिवार का हिस्सा समझा है? कभी गरीब को हिस्सा समझा है? कभी किसानों को हिस्सा समझा है? किसानों को टेररिस्ट कहेंगे, फेलो एमपीज को टेररिस्ट कह देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और तीसरा सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ये नारा देती है ना कि 2 करोड़ जॉब्स देंगे, आप तो दे नहीं पाए। हमारा मैनिफेस्टो कहता है राइट टू अप्रेंटिसशिप। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि आपको जॉब पहली मिलनी पक्की है। और तीसरा, जो इनके राज में, इनके रेजिम में पेपर लीक्स हुए हैं, फास्ट एडजुडिकेशन होगी। ये कहते थे स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, ये तो कर नहीं पाए। हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, अग्निपथ स्कीम को अबॉलिश भी करेंगे। और जो तीसरा हमारा न्याय है, किसान न्याय, किसानों के लिए भी हम एमएसपी एज लीगल गारंटी देंगे, डेट वेवर देंगे। इन्होंने खेती कानून दिए, इन्होंने 1 साल खराब किया। और ये जो 1984 की बात कर रहे थे, पूछिए जरा अडवाणी साहब कौन है, पूछिए जरा अडवाणी साहब ने क्या कहा था कि हमने 84 के लिए मजबूर किया। और मेरे को एक फोटो याद आती है, जब ये महिलाओं की बात करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो है लास्ट बहुत झूठ बोल लिया। आपने जुमले जवाब ले लेते हैं, ठीक है हर्षप्रीत जी, जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, एक लाइन साहब बोल रहा हूं, एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं, एक लाइन। मैं बस ये कह रहा हूं कि हमारे देश के राष्ट्रपति खड़े होकर सम्मान दे रहे थे अडवाणी साहब को, लेकिन अडवाणी साहब भी बैठे हुए, मोदी साहब भी बैठे हुए। इन्हें महिलाओं की, देश के राष्ट्रपति की इज्जत करना, रिगार्ड रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। और एक ही चीज कहूंगा साहब, ठीक है कि एक ही चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि इन्होंने अपनी मन की बात बहुत कर ली, अब लोगों की मन की बात सुनने की। ठीक है कुलदीप जी जल्दी से संक्षिप्त में अपनी बात पॉइंट हो गए हैं। पहले तो इनका ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अन्याय किया है, इसलिए हम न्याय पत्र लेकर आए हैं। कमेंट। हाँ जी, भारत के इतने बुरे दिन नहीं आए कि कांग्रेस जो अन्याय करने वाली कांग्रेस न्याय दे। आप बैठे तो हैं, अब मुझे बोलने दीजिए ना। पहले तो इन्होंने इंडी आई विभाजन, डी विभाजन, झूठ बोल रहे हैं, एन विभाजन, आपने मैनिफेस्टो कब बोलने दीजिए ना। आई विभाजन, तकलीफ हो रही है अब आप मुझे हर्षप्रीत जी देखिए, इंटरप्ट आप जब जवाब बोल रहे आप जब बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोले, एक एक करके कुलदीप जी अपनी बात रखिए। आई विभाजन, ये जो विभाजन ऐसे इंडिया नहीं बनता। टुकड़ों में बांटने वाली कांग्रेस जो अपने जाति जनगणना लेके आई है, मैनिफेस्टो क्या आपका मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी से मंजूर है? आपका मैनिफेस्टो आम आदमी से मंजूर है?
बताएं एक सवाल कर लो गगनदीप जी, कुलदीप जी, एक सवाल, एक लाइन आम में। आदमी 1 पार्टी अप्रैल को आपने मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी किया? ट्रेल ऑफ 1 अप्रैल को अरे पहले ये तो बता दो, आम आदमी 1 पार्टी अप्रैल को ठीक है, अनुयायियों का ठीक है मैनिफेस्टो सर, मंजूर है आप आपको? तीनों से इन एक अनुयायियों का छोटा छोटा मैनिफेस्टो कमेंट। मंजूर है। ठीक है, आप तीनों से एक छोटा छोटा कमेंट। कुलदीप जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, फरीदकोट की जनता से बीजेपी क्या वादा कर रही है? छोटा कमेंट। झूठ फिर बोलेंगे, फरीद बर्बाद करेंगे। देखिए, ये दो इकट्ठे हुए हैं, दो चोर आपके चोर साथ नहीं कुलदीप जी, जल्दी जल्दी मुद्दे पर और आइए, मुद्दे पर आइए। क्या वादा कर रहे हैं आपके फरीदकोट साथ की नहीं जनता होना से? चाहता, इसी वजह स्थायी से छोड़ के सरकार गए विजयी रथ के प्रहरी सूफी संत हंसराज हंस जी विजयी होंगे। ठीक है, उन्होंने और झूठ हम कहा ठीक था है। कि मेरा लास्ट और मैं ठीक है, investment ठीक है। लेकर के गगनदीप जी आएंगे। अपनी बात झूठ कहा था मेरा रखिए। लास्ट गगनदीप जी, वेलफेयर आम आदमी सर्विसेज को हम पार्टी लोग के बहाल करेंगे। फरीदकोट की जनता से क्या वादे हैं? कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हंसराज हंस जी ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यू टर्न मार गए हैं। बाकी पंजाब, अरे आप तो थूक थूक के चाटते हो। गगनदीप जी, फरीदकोट की जनता से आम आदमी पार्टी के क्या वादे हैं? मुखिया को पहले ड्रग्स स्मगलर बोला, बाद में पाँव पड़ के माफी मांगी। अरे थूक थूक के चाटने वाले हमको समझाएंगे, पहले अपनी पार्टी ठीक को है, संभालो ठीक यार। है। गगनदीप जी, आप ये नहीं बता रहे कि फरीदकोट की जनता से आम आदमी पार्टी के वादे क्या हैं? हमें कोई जरूरत नहीं, हम स्टैंड लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अर्शदीप जी, कांग्रेस क्या वादा कर रही है फरीदकोट की जनता से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए MH1 न्यूज।